आज के आपके करंट अफेयर्स 8 अप्रैल 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। सो बेसिकली कल हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशंस के वहां पे वोट डली थी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर वोट डली थी और उसके अंदर आपके रशिया की मेंबरशिप अभी के लिए सस्पेंड कर दी गई है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि देखो आपके ना यूनाइटेड नेशन जो है, इसमें एक चीज बताता हूं, इसके अंदर एक और बॉडी है यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर होते हैं। इन 15 में से 5 मेंबर्स ना परमानेंट है, बाकी सारे मेंबर्स के हमेशा इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के थ्रू वो चुने जाते हैं। ठीक है, 5 मेंबर पर हमेशा मेंबर रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 मेंबर हैं इन्हें परमानेंट 5P5 कहते हैं। ये जो 5 लोग हैं ये है आपके अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी, वो सारे देशों ने अपने आप को स्पेशल बेनिफिट दिया और इस तरीके से सारी की सारी चीजें क्रिएट की। ठीक है, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि यूनाइटेड नेशन के किसी बॉडी के अंदर एक परमानेंट मेंबर सस्पेंड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुआ। इससे पहले इन 5 में से कोई भी मेंबर आज तक कभी इनकी मेंबरशिप कभी सस्पेंड नहीं की गई। ठीक है, देखो किसी की भी मेंबरशिप ह्यूमन राइट काउंसिल में सस्पेंड करनी होती है, आपके यूनाइटेड नेशन अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है, मतलब बहुत सारी बॉडीज हैं, अल्टीमेटली है सारे के सारे देश ही। तो उसमें से एक और बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए। ये जनरल असेंबली जितनी दुनिया में कंट्रीज हैं 195, वो सारी इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, वो सारे के सारे इसके मेंबर हैं। अब यहाँ पे मेंबर्स क्या करते हैं, वो सारे के सारे जब भी कोई भी रेजोल्यूशन आता है, कोई भी ऐसे मोशन आता है, इसे मान लो कि दुनिया की पार्लियामेंट के तौर पे काम करती है। अगर आप चाहते हो कोई भी रेजोल्यूशन पास हो जाए तो आपको 2/3 मेजॉरिटी हासिल करनी पड़ती है कि 2/3 लोग आपकी सपोर्ट करें, फिर वो रेजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, तो कल क्या हुआ है, 2/3 लोगों ने सपोर्ट कर दिया। इसके कारण आपके रशिया की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई। इससे यूएनजीए में फैसला होता है कि किस मेंबर, देखो इलेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 तो परमानेंट है, 10 इलेक्ट होते हैं। वो 10 जो इलेक्ट होते हैं उन्हें इलेक्ट भी जनरल असेंबली करते है। जनरल असेंबली को पार्लियामेंट के तौर पे मान लो, यहाँ पे वोट डाली जाती है और वोटों के थ्रू ही सारे फैसले लिए जाते हैं। वैसे ही ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर भी इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोटल 47 मेंबर्स हैं जो 3 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। तो रशिया अभी इलेक्ट हुआ था 2020 में, अभी उसका टर्म चल रहा था। ठीक है, तो ये 47 मेंबर जो आपके ह्यूमन राइट काउंसिल में हैं, उनमें से एक रशिया भी था, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है क्योंकि वो ह्यूमन राइट वायलेशंस उसकी जो कंसिडर की गई। ठीक है, जैसे आपके इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं कि काफी ज्यादा वेस्टर्न मीडिया इस बात को उठा रहा है कि जहां जहां से रशिया यूक्रेन के अंदर अब विड्रॉ कर गया ना, वहां पे बहुत सारी आपकी मास किलिंग्स की है उन्होंने। घरों में घुस घुस के जितने उन्हें किसी के ऊपर कोई शक था, कुछ भी था, उन्हें गोली मार के उन्हें मार दिया। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक के ऊपर शक ही हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी मारे गए हैं, तो बच्चे तो ऑब्वियसली कोई फौज के पार्ट तो थे नहीं, तो इसके कारण आपके ऐसे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई है ना, उसी के कारण ऐसे जब कोई भी करते हैं उसे कहते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, इंसान के जीने का हक तो है ही ना। तो ये मुद्दा रखा गया कि जो कंट्री ऐसे वायलेशन कर रही है वो खुद ह्यूमन राइट काउंसिल की मेंबर कैसे हो सकती है। इसी कारण अमेरिका ने लीड किया, अमेरिका ने ये वोट डलवाई, रेजोल्यूशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और रशिया की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी।
अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में अगर जनरल बात करूं, देखो इसका दुनिया भर में काम है, जो मानव अधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, इन्हें सारी दुनिया में प्रमोट करना। ठीक है, सारे इंसानों को बेसिक फैसिलिटीज मिले, बेसिक राइट्स मिले, वो प्रमोट करने की कोशिश है आपकी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। ठीक है, 47 इसके अंदर हमेशा मेंबर होते हैं जो 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। ये इकलौती ऐसी बॉडी है यूनाइटेड नेशन की प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से जो न्यूयॉर्क में नहीं है। नहीं तो आपकी चाहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो, उन सब के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सिर्फ ह्यूमन राइट काउंसिल है जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी इश्यूज हैं जो कंसर्न करते हैं वो सब कुछ के बारे में बात करता है। अब ये जो 47 सीट्स है ना, वो इस अकॉर्डिंग सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। ठीक है, 13 सीटें अफ्रीका को मिली हुई हैं, 13 सीटें एशिया पैसिफिक, जो पैसिफिक एशिया है और एशिया दोनों को। ठीक है, 6 सीटें ईस्टर्न यूरोप ग्रुप को, 8 सीटें लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, और 7 सीटें वेस्टर्न यूरोपियन और अदर ग्रुप को। इस तरीके से आपके ह्यूमन राइट्स की सारी सीटें बांटी। क्लियर है यहां तक? सेकेंड करंट अफेयर की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडिया। देखो, अब मैं जिन स्टेट्स में हम रह रहे हैं यहाँ पे चीज कॉमन नहीं है, तो मैं एक चीज बता दूं। देखो, आपके स्टेट्स के अंदर भी क्या होता है कि एक विधानसभा एग्जिस्ट करती होती है, स्टेट लेजिस्लेचर, एक सिंगल वर्ड यूज करें तो। ज्यादातर इंडिया की स्टेट्स में ना सिर्फ एक ही हाउस एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आपकी विधानसभा, जिसके आपके इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के थ्रू जो इसमें मेंबर इलेक्ट होते हैं उन्हें एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म ये है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर। पर इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जहां पे स्टेट्स के अंदर, जैसे देखो हमारी जो सेंटर है, सेंटर में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर हमारे 2 हाउसेज हैं। एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। आपके सेंटर में पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा के 2 हाउसेज, इस तरीके से। ठीक है, तो स्टेट्स के अंदर, ज्यादातर स्टेट्स में, आपकी जो इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं वहां पे सिर्फ एक हाउस है। पर इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जहां पे एक सेकंड हाउस भी एग्जिस्ट करता होता है, इसे कहते हैं आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें जो लोग चुने जाते हैं उन लोगों को कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी कारण आपने ये कभी शायद ना सुना हो, ये ऑफिस एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये कुछ ही स्टेट्स के अंदर है, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये कुछ स्टेट्स ही हैं इंडिया में जो बड़े साइज के स्टेट्स है ना, सिर्फ इन्होंने ये प्रोविजन ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे ये 2 हाउस एग्जिस्ट करते हैं। जब भी आपके लेजिस्लेचर के 2 हाउस एग्जिस्ट करते हैं ना, इसके लिए एक वर्ड यूज करते होते हैं, इन हाउसेस को कहते होते हैं कि ये बाय कैमरल है। यहाँ पे 2 हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट बाय कैमरल है, यानी कि 2 हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं। जिन स्टेट्स के अंदर सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, उन स्टेट्स को हम कहते हैं कि वो यूनिकैमरल। कैमरल का मतलब होता है कानून बनाने वाले जो हाउसेस है। एक हाउस का मतलब हुआ यूनी, 1, कैमरल का मतलब हाउस। जहां पे 2 हाउसेस आगे वो हो गया आपका बायकैमरल। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे के सारे हाउस एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? अब बात आती है आगे कि ये चुने कैसे जाते हैं और इनके पास पावर्स क्या क्या होती है। ठीक है, जो एमएलसी है, क्या पावर्स हैं और कैसे ये चुने जाते हैं। देखो, अगर मैं पहले तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं,
स्टेट असेंबली के अंदर किसी ने भी इसके, पहली बात तो जैसे अभी कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होके हटे हैं, पंजाब, यूपी, ये सारे, किसी ने भी इनकी इलेक्शंस में खड़े होना है। इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं, ठीक है, 5 साल मैक्सिमम है, 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद किसी ने भी इलेक्शन में खड़े होना है, एक तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और मिनिमम एज 25 साल की होनी चाहिए, 25 इयर्स मिनिमम एज इसकी होनी चाहिए, कम से कम 25 साल के होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो भी पर्सन खड़ा हुआ है, हमारे पूरी एक स्टेट के अंदर आपकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोग खड़े होते हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना लो, जैसी भी बॉर्डर बनी, ये जितनी भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हैं, ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर क्या होता है, जैसे ये लगा लो, हर कोई अपने अपनी, हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ी करती है, और वहां से आप ईवीएम मशीन पे जाके, जैसे नाम लिखे हुए उनके सामने बटन होते हैं, आपको बटन दबाना होता है जिसे आप चुनना चाहते हो, ठीक है, जिसे आप चुनना चाहते हो उसके आगे का बटन आप प्रेस कर दोगे। अब ये जो चीज हुई, इसके थ्रू आपके मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, जो मतलब फाइनली जीत गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन इलेक्शंस को कहते हैं कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड है। क्यों डायरेक्टली इलेक्टेड? उन्हें बोला जाता है जो सिटीजन्स डायरेक्टली जिन्हें चुन रहे हैं, तुम अपने उम्मीदवारों को, ठीक है, एज नॉर्मल सिटीजन्स हम अपने उम्मीदवारों को खुद चुन रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा वोटें डलती हैं वो बंदा जीत जाता है, तो वोटें तो हम डाल रहे हैं ना। इसीलिए जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हाउस है, ये सारा का सारा डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों का हाउस है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर मैं बताऊं, देखो यहां पे क्या होते हैं, इसके इलेक्शंस भी जैसे सेंटर में राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं ना, वैसे होते हैं, थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इनके इलेक्शन में पहली बात, खड़ा कौन हो सकता है, एक एज क्राइटेरिया है, इन्हें कम से कम 30 साल का होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ये उसी स्टेट के, पूरी स्टेट के रेजिडेंट होने चाहिए, कहीं के भी रेजिडेंट हो सकते हैं, पर स्टेट के अंदर उनका घर होना चाहिए, ठीक है, ये स्टेट के मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में नहीं हो सकता, उन्हें अपनी रेजिडेंसी शिफ्ट करवानी पड़ती है अगर किसी और स्टेट में जाना, ठीक है, तो रेजिडेंट होने चाहिए वो स्टेट के अंदर। तो होता क्या है यहाँ पे ना, आपकी सीटें, थोड़ा सा इसका सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, ये लोग कैसे चुने जाते हैं, ठीक है, ये आपको मैं यहां से बताता हूं। देखो जो एमएलसी की सीटें होती है ना, ये थोड़ी सी बटी हुई सीटें होती हैं। इसमें क्या है कि जितनी भी टोटल सीटें होंगी, जो भी नंबर होगा, देखो होने को 50 सीटें हो शायद, ठीक है, मतलब 60 मिनिमम है, 60 सीटें हो शायद, 100 सीटें हो शायद, जितनी भी है वो डिपेंड करता है आपके ओवरऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों पे, ठीक है। देखो ये मैं बताता हूं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीटें हो सकती हैं, वो हमेशा 1/3, मैक्सिमम कैनॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ एसएलए। जितनी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें हैं, उसके 1/3 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती। अगर लेट्स सपोज लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे जो बड़ी स्टेट्स हैं यूपी बिहार, इनकी तो 400 सीटें भी हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहां पे लेट्स सपोज मैं एक रफ नंबर 300 लेके चल रहा हूं, यानी कि वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हमेशा छोटा रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है। एक तो ये चीज, पर एक मिनिमम नंबर भी फिक्स किया हुआ है, मिनिमम नंबर है कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए। इसी के बीच बीच में आप नंबर डिसाइड करोगे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी सीटें रखनी है, ठीक है। वो कैसे, कौन डिसाइड करता है, कैसे बनाते हैं, वो मैं 1 मिनट में बताता हूँ, पहले अब मैं इलेक्शन समझा दूं। अब जितनी भी सीटें हैं, इन सीटों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेट्स सपोज ये 100 सीटें बनी, 100 सीटों का 1/3 जो बनेगा, ठीक है, यानी कि 33 जो सीट्स हुई आपकी,
उन्हें इलेक्ट करते हैं जो आपके म्यूनिसिपैलिटी या जो पंचायत के अंदर लोग इलेक्ट हुए हैं। देखो, हम पंचायत की वोटों में पार्टिसिपेट करते हैं, हम पंचायत के लोगों को चुनते हैं, ठीक है। शहरों में हम म्यूनिसिपैलिटी के अंदर हर वार्ड के अंदर लोगों को चुनते हैं, तो शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज भी बन गई, गांव में आपकी पंचायत भी बन गई। अब जिन लोगों को हमने चुना है ना, वो लोग वोट डालते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में। हम नहीं वोट डालते, हमारे द्वारा चुने गए लोग इनके लिए वोट डालते हैं। तो एक स्टेप समझो, इनडायरेक्ट। देखो, डायरेक्ट इलेक्शन हम तब कहते हैं जब मैं एज अ सिटीजन मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली चुन रहा हूं, पर यहां पे बीच में एक और पर्सन आ गया ना, कि मैंने किसी को चुना, उसने किसी और को चुना। तो जब कोई भी बीच में एक स्टेप आ जाएगा, उस स्टेप को कहेंगे कि आपका ये इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गए, ठीक है। तो यहां पे आपके इसी कारण इन्हें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं कि 1/3 जितनी भी सीटें होंगी 1/3 लोगों को चुनेंगे आपके पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लोग। देखो होता क्या है सिस्टम इसका, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को भी चुनते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, वो क्या करेगा, जितनी सीटें बटी हुई हैं उस सीटों के हिसाब से वो इलेक्शन कमीशन में जाके अपना नाम दे देगा कि मैं म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत की तरफ से अपना पर्चा फाइल करना चाहता हूं, अपने पेपर फाइल करना चाहता हूं। अब होगा क्या, उसका नाम म्यूनिसिपैलिटी के सारे वहां पे चला जाएगा। वहां पे अगर म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत ने उनका नाम चुना, वो बंदा जीत जाएगा, ठीक है। मतलब अभी के लिए चलो पहले ये चीज इतनी समझ लो कि 33 सीटें ऐसे ही बट गई। अगली 33 सीटें आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आपके एमएलए हैं, ये वोट डालते हैं कि एमएलसी किन्हें बनाना, ठीक है। कोई भी जो स्टेट के रेजिडेंट है, कोई भी उस स्टेट के जो और बाकी रेजिडेंट है जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, उसके लिए 1/3 के लिए ये वोट डाल लेंगे कि 1/3 मेंबर्स फाइनली कौन जीतेंगे, ये डिसाइड करते हैं। तो 1/3 लोग डिसाइड कर रहे हैं आपके म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के लोग, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके बाद 1/6 आपके नॉमिनेट किए जाते हैं उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा। गवर्नर किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, 1/6 जो भी नंबर बनेगा उसका गवर्नर नॉमिनेट करेगा कि मेरी तरफ से ये लोग आ रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पर गवर्नर ये देखेगा कि ये लोगों को नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, या तो ये लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस, ऐसी किसी जगह से ये फेमस हो। ये लोग, ऐसे लोगों में से कुछ फेमस लोगों को चुन के आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जा सकता है। उसके बाद 1/12 लोग जो हैं वो आपके ग्रेजुएट्स चुनते हैं। आपके जो भी स्टेट के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज होती है ना, यूनिवर्सिटीज के जो ग्रेजुएट्स हैं वो वोट डालते हैं। तो यहां पे यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसी कारण यहाँ जो जिन स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वहां पे यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज में भी इलेक्शन होते हैं ना, यहाँ पे वो अलग रूप ले जाते हैं, क्योंकि पास आउट होने के बाद भी तुम जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हो, तुम उनके लिए वोट कहीं ना कहीं डालते रहते हो, ठीक है। तो होता क्या है, जब एक बार तुम ग्रेजुएट हो गए, तब तुम एलिजिबल हो जाते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वोट डालने, ठीक है। क्लियर है? ग्रेजुएट होने चाहिए 3 साल पहले, कम से कम 3 साल पहले तुम ग्रेजुएट हो चुके हो। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से गैप आ जाए पॉलिटिक्स में, थोड़ा सा ही मानना जाता है। और उसके बाद तुम अभी भी उसी स्टेट के अंदर रिसाइड कर रहे हो, उस स्टेट के अंदर तुमने अपना रेजिडेंट भी उसी स्टेट के अंदर रखा है। ऐसा नहीं कि लेट्स सपोज तुम हिमाचल को बिलोंग कर रहे थे, तुमने यूपी की किसी यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री की है और वापस तुम हिमाचल आ गए हो या किसी और स्टेट चले गए हो, कि अभी भी तुम एलिजिबल हो गए? नहीं, अगर तुम यूपी ही शिफ्ट हो गए हो और तुमने यूपी से ही ग्रेजुएशन की थी, तो तुम एलिजिबल हो इसमें वोट डालने के लिए, अगर तुम वहां के रेजिडेंट हो, ठीक है। उसके बाद 1/12 आपके जो लोग होते हैं
वो मतलब 1/12 लोगों को चुनते हैं आपके टीचर्स। सेकेंडरी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स है ना वो 1/12 लोगों को वोट डालते हैं। तो बहुत ही सिस्टम बटा हुआ है, ठीक है। ये आपके पेपर में ये पॉलिटी के अंदर अभी क्या है, करंट अफेयर से, करंट अफेयर में एक शॉर्ट ब्रीफ डिटेल आती है। ये पूरा का पूरा जब पॉलिटी का सब्जेक्ट आता है उसके अंदर इससे ज्यादा डिटेल आएगी, ठीक है। तब हम एक सिरे से शुरू करेंगे, अभी तो ऑब्वियसली करंट अफेयर बीच में से शुरू हो जाते हैं, पर एक जनरल वेग आइडिया मिलने लग जाता है कि ये ऐसी कोई चीज इंडिया में एग्जिस्ट करती है। धीरे धीरे बार बार रेपिटेशन भी होगी तो ज्यादा बेटर भी समझ आने लग जाएगा। तो ये आपकी सारी की सारी सीटें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की, इस तरीके से आपकी सारी सीटें भर ली जाती हैं। अब हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? देखो अल्टीमेटली ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, हर मैटर में, मतलब एक मैं जनरल चीज बताता हूं, हर मैटर में जो मेन पावर है ना, चाहे जिस स्टेट्स के अंदर काउंसिल एग्जिस्ट भी करता है, मेन पावर हर कानून को पास करने की, सरकार बनाने की, कुछ भी करने की, वो सारी पावर यहां पे। ये एक तरीके से काउंसिल के पास कोई मेजॉरिटी पावर ही नहीं है, फालतू का काउंसिल है ये। इसलिए ये फालतू का खर्चा है स्टेट्स के ऊपर, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर खासकर जो छोटे साइज की स्टेट्स हैं जिनके बजट भी लिमिटेड है, उन्होंने ये नहीं बनाया हुआ, क्योंकि ये फालतू का एक्सपेंडिचर है। तो जिन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने क्यों बना के रखे हैं? देखो ये प्योरली ना पॉलिटिकल रीजन है। होता क्या है, ये क्यों बना के रखे हैं कई स्टेट्स ने, कई बारी आपके बहुत ही जो पॉपुलर लीडर होते हैं एक पार्टी के, फेमस लीडर्स भी, वो इलेक्शन हार जाते हैं। लेट्स सपोज किसी पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, ठीक है, वो इलेक्शन वही हार गए। अगर वही इलेक्शन हार गए तो वो तो चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं पाएंगे। उन्हें पहले लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनना जरूरी था, पहले लेजिस्लेचर का तुम्हें हिस्सा बनना जरूरी होता है, फिर ही तुम उसका हाथ बन सकते हो। मतलब 6 महीने वैसे भी रह सकते हो, पर 6 महीने बाद तो तुम बनना ही, वो चलो अलग क्राइटेरिया, वो कभी और बताऊंगा। मतलब अभी के लिए मान लो कि तुम्हें लेजिस्लेचर का हिस्सा बनना है, तुम तभी चीफ मिनिस्टर बन पाओगे। पर अगर आप जीतते ही नहीं, फिर तो आप चीफ मिनिस्टर, लेट्स सपोज आपकी पार्टी जीत गई पर आप हार गए, तो आप तो कभी इलेक्शन में, मतलब आप चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं पाओगे। तो होता क्या है, ऐसे लोगों को एडजस्ट करने के लिए ना लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना लेते हैं। इमीडिएटली किसी एक आधे बंदे कहते हैं तुम रिटायर हो जाओ। अगर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर लेट्स सपोज उन्हीं की सरकार होल्ड रख रही है, वो क्या करते हैं, वहां से एक सीट खाली करवाते हैं, अपने आप को जिताते हैं और चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकली कंपनसेट करने के लिए ही ये हाउस चल रहे हैं। अपने आप में इनके पास कोई भी मेजर पावर नहीं है। इनके हर फैसले को, मतलब ये कानून बना सकते हैं, पर इनके हर फैसले को लेजिस्लेटिव असेंबली पलट सकती है। मनी बिल, जो सरकार के अपने पैसे हैं, वो वाले बिल तो शुरू ही असेंबली से हो सकते हैं, पैसे में इनकी कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से फालतू की वेस्टेज है। हाँ जी बिल्कुल, ये राज्यसभा से भी कमजोर है। जैसे राज्यसभा कम से कम इस चीज में पावर होल्ड करती है कि जो आपके ऑर्डिनरी बिल है ना, जो आम कोई भी कानून बन रहा है, अगर राज्यसभा ने मना कर दिया, लोकसभा अकेली कोई बिल पास नहीं कर सकती। यहां पे क्या है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मना भी कर दिया ना आपके, तब भी असेंबली बिल पास कर सकती है। तो फालतू में क्रिएटेड है ये। पर ये क्रिएट अब किए कैसे जाते हैं? देखो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट अपनी मनमर्जी कर सकती है। होता क्या है, पहले तो स्टेट को इंटेंशन शो करनी पड़ती है, कोई भी स्टेट है उसे इंटेंशन शो करनी पड़ती है कि हम काउंसिल बनाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, यहां पे एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हाँ हम ये काउंसिल बनाना चाहते हैं। ये जो आपका रेजोल्यूशन पास करना है ना, ये आपका पास करना पड़ता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इसका ये मतलब क्या हुआ, देखो लेट्स सपोज कोई हाउस
कोई लेजिस्लेटिव असेंबली, पूरी की पूरी जो असेंबली है, लेट्स सपोज 500 लोगों की असेंबली है, ये तो टोटल स्ट्रेंथ हुई ना। अब आपको पता ही आपके इंडिया में जितने लीडर्स इलेक्ट होते हैं बहुत ही पंक्चुअल लोग हैं, हर बारी सेशन में जाते जाते हैं, ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, बहुत छुट्टियां मारते हैं ये लोग। अब कोई भी दिन जिस दिन ये रेजोल्यूशन आ रहा है, हर कोई तो प्रेजेंट नहीं होगा। अब मैं मानता हूं कि लेट्स सपोज इस दिन जो प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट आए सिर्फ 200 लोग हैं, बाकी 300 छुट्टियां मना रहे हैं। 200 लोग आके बैठे हैं, 200 लोग। अब देखो जब वोट डालने की बारी आएगी इस रेजोल्यूशन के ऊपर, आपके ऊपर ना वोट डालते टाइम आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। आप यस में वोट डाल सकते हो, नो में वोट डाल सकते हो, या अब्सटेन कर सकते हो कि आपने वोट ही नहीं डाली। देखो अगर एक और करंट अफेयर के साथ आपको ये जोड़ के दिखाता हूं, ये जो हमने सबसे पहला करंट अफेयर पढ़ा ना, ठीक है, ये देखो जो यहाँ पे ये वोटिंग हुई है, कल 93 लोगों ने यस बोला, 24 ने नो बोला, 58 अब्सटेंशंस थी, जिसमें से इंडिया ने भी अब्सटेन किया। अब्सटेन करने का मतलब क्या था कि रशिया के खिलाफ जो भी वोट आ रही है ना, देखो इंडिया ने ना एक बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड बना के रखा हुआ है। मैं ये वोटिंग का यहां से समझाता हूं कि 3 टाइप की वोट हो सकती है, यस, नो या अब्सटेन। इंडिया ने ना बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड बना के रखा है कि ना हम रशिया के खिलाफ है, ना हम रशिया के साथ है। तो हम क्या कर रहे हैं, रशिया के खिलाफ कोई भी लगातार आपके कभी सिक्योरिटी काउंसिल में वोट आ रही है, कभी यूएनजीए में आ रही है, अलग अलग जगहों पे रशिया को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी आपके वेस्टर्न देश हैं, अमेरिका हो गया, यूके, फ्रांस, ये सारे देश ना रशिया को हर जगह से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया हर जगह पे अब्सटेन कर रहा है कि हमारा देखो इससे कुछ लेना देना नहीं है, जो करना है कर लो, हम ना साथ है ना खिलाफ है, ठीक है। तो हम हमेशा अब्सटेन करी जा रहे हैं। तो यही होता है जब भी आपके वोट डालने का टाइम आता है, ऐसे काउंसिल्स के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, यस, नो या अब्सटेन। आप 3 चीजें कर सकते हैं। देखो यस और नो को ही वोट माना जाता है, अब्सटेन को कभी वोट मानना ही नहीं जाता। इसलिए जब हम कहते हैं 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो लेट्स सपोज पहले तो 500 लोगों का हाउस था, प्रेजेंट 200 है। लेट्स सपोज जब वोट डालने की बारी आई, हाँ या ना में वोट डालने की बारी आई, वोट डालते टाइम आपके सिर्फ 150 लोग वोट डाल रहे हैं, 50 लोग अब्सटेन कर गए। अब 150 लोगों का 2/3 66% आपने मेजॉरिटी अगर हासिल कर ली तो आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, ठीक है। ये होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। देखिए ठीक है, इसके ऑपोजिट एक मेजॉरिटी और समझाता हूं, इससे सिंपल होती है, नाम ही उसका वो है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, इसी के ऑपोजिट 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। देखो 50% टाई होता है, बराबर हो गया, 50% से बस 1 वोट ज्यादा डलवा दो और तुम्हारा रेजोल्यूशन पास हो जाता है। तो कई जगहों पे सिंपल मेजॉरिटी लिखी होगी, यहां पे एब्सोल्यूट है, बस ये वाला टर्म चेंज होता है कि 50% +1 से ज्यादा लोगों की सपोर्ट शो करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट 66% लोगों की। अगर इन्होंने सपोर्ट दे दी तो ये रेजोल्यूशन माना जाता है कि हाँ रेजोल्यूशन पास हो गया आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का। पर अभी भी आपके काउंसिल ऐसे क्रिएट नहीं होता, ये सिर्फ एक इंटेंशन है स्टेट की कि हाँ हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं। इसके बाद ये रेजोल्यूशन जाता है आपके सेंटर में पार्लियामेंट के पास, जो एक्चुअली पावर होल्ड करती है स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने की, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने की पावर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों के पास ये रेजोल्यूशन जाएगा। इन दोनों ने अगर रेजोल्यूशन को पास किया सिंपल मेजॉरिटी के साथ, सिंपल मेजॉरिटी का भी मतलब बताया क्या है, कोई ऑनलाइन भी बताओ, 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड, अगर इन्होंने पास किया उसके बाद फाइनली जाता है साइन के लिए प्रेसिडेंट के पास।
अगर प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए, बस प्रेसिडेंट को साइन करने होते हैं ऑर्डर के ऊपर, फिर जाके आपकी स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्रिएट हो जाता है। पर ये सारा प्रोसेस आपके पास करवाना पड़ता है। तो इसी कारण देखो, अभी मैं आपको रीसेंट एक इवेंट बताता हूं, रीसेंट का मतलब थोड़ा सा पुराना। लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल में, याद है ना, लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, ठीक है, खेला हो गए वो करके काफी मशहूर हुआ था। कौन जीती? ममता बनर्जी। बेसिकली ममता बनर्जी जो तृणमूल नेशनल कांग्रेस उनकी पार्टी है, वो पार्टी जीत गई। हुआ क्या, ममता बनर्जी खुद हार गई थी। अब वेस्ट बंगाल के अंदर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो आपके जब वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट नहीं करता, तो ममता बनर्जी के पास अब चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कोई रास्ता ऊपर नहीं था कुछ टाइम के लिए। पर चलो, उन्होंने किसी और को रिटायर करवा के अपने दोबारा इलेक्शन लड़के अपने आप को चीफ मिनिस्टर बना लिया, ठीक है। बाई इलेक्शन हो जाते हैं, अगर कोई और कुर्सी छोड़ के चला जाए तो इस तरीके से उन्होंने बना लिया। पर अब उसके बाद वेस्ट बंगाल ने ना रेजोल्यूशन पास किया कि हमारे यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाए। पर सेंटर में बीजेपी की सरकार है, पार्लियामेंट के ऊपर उनका कंट्रोल है, उन्होंने खारिज कर दिया कि वेस्ट बंगाल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनाया जाएगा। तो इसके अंदर चाहे क्रिएट करना है, चाहे जिन स्टेट्स के अंदर बना हुआ है वहां पे खत्म करना है, ये दोनों पावर आपकी पार्लियामेंट के पास है। स्टेट सिर्फ अपनी इंटेंशन शो कर सकते हैं कि हमारा काउंसिल बना दो या हमारा काउंसिल खत्म कर दो, उनके पास पावर नहीं है खुद क्रिएट करने की, वो डिपेंडेंट है पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है। तो अगर कभी भी पेपर में स्टेटमेंट आ जाए तो याद रखना पार्लियामेंट इसके अंदर ये काम करती है। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है, ये सारा सिस्टम समझ आ गया। काफी बड़ा चैप्टर मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट से 10 मिनट के स्पैन में समझाया है, ठीक है। तो पॉलिटी में और डिटेल में पढ़ोगे यहाँ के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जितनी भी मैंने चीजें समझाई हैं। अभी सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना भी है, ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक तेलंगाना नहीं मैंने गिनाया था, बाकी सारे गिना दिए थे, ठीक है। ये सारे के सारे ये 6 स्टेट्स के अंदर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। वही सब कुछ लिखा हुआ है, 30 साल का होना चाहिए, मेंटली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। नॉट एन इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब है बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीजें बस, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी है। अर्कावती रिवर, देखो एक छोटी सी रिवर के बारे आया हुआ था, ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस 2-3 फैक्ट इस पूरे करंट अफेयर में 2-3 फैक्ट याद करने बस जरूरी है, बाकी ज्यादातर इंफॉर्मेशन फालतू है और वो पेपर में नहीं भी आएगी। सिर्फ पर लिखना, एक बार मुझे करंट अफेयर में सब कुछ पढ़ता है तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ। अर्कावती रिवर बेसिकली इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है, बेसिकली एक फोटो आई हुई थी, लोग डैम में नहा रहे थे, ठीक है। मंचाबल्ले डैम इसके ऊपर बना हुआ है। आपको कई बार ये क्वेश्चन आ सकता होता है, देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछना हो कि मंचाबल्ले डैम किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? अर्कावती रिवर के ऊपर। उसके बाद अगर आपको कई बार ना ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं कि जो बड़ी रिवर्स है ना, जैसे कावेरी जो बड़ी रिवर है, आपको ना पेपर में क्वेश्चन आते होते हैं, आपको ना 3 से 4 मतलब 4 से 5 सॉरी रिवर्स के ना नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है, देखो ये कावेरी बड़ी रिवर है, इसके अंदर आके कौन सी नदी इसके अंदर आके अपना पानी गिर रही है। देखो 2 ट्रिब्यूट होता है पानी देना, एक और वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूट, वो होता है बांटना। जब बड़ी नदी छोटी नदियों में आगे टूटने लग जाती है कई बारी, उसे कह देते हैं कि उसने अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना दी है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जब छोटी नदियां आके एक बड़ी नदी के अंदर गिरती है, जैसे जो आपकी गंगा है,
गंगा के अंदर आके यमुना भी गिरती है, और भी आपकी बहुत सारी गंगोत्री और ये सारी जितनी भी आपकी रिवर्स हैं ये सारी इसके अंदर गिरती हैं। इंडस लगा लो, इंडस एक बड़ी रिवर है, ये रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, ये जितनी भी आपकी सारी रिवर्स हैं ये सारी की सारी जाके इंडस में गिरती हैं। तो ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। तो यहां पे भी कभी आपको कावेरी का क्वेश्चन आ जाए, कावेरी के अंदर आपको ये आ जाए, इसका नाम आ जाए, ठीक है, अर्कावती, तो याद रखना अर्कावती कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। कर्नाटका में ये रिवर शुरू होती है अर्कावती, ठीक है, बस ये याद रखना है, ये कर्नाटका से शुरू होती है और कावेरी की ट्रिब्यूटरी, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, और एक डैम है, बस ये 3 फैक्ट यहाँ पे क्लियर है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए है बस, ठीक है, तो वो चीज। फोर्थ करंट अफेयर, गति शक्ति। देखो गति शक्ति क्या है, हमारे इंडिया के अंदर ना एक गति शक्ति और कुछ नहीं है, गति शक्ति अपने आप में सिर्फ एक मास्टर प्लान है। अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी बढ़ानी है, इंडिया के अंदर बिजनेस ग्रो करवाने हैं, इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो, तुम्हें क्या बढ़ाना जरूरी है? इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली हर जगह तक पहुंचे, रेलवे और तेज ट्रैवल करे। अभी देखा ना मालगाड़ियां कितनी धीरे धीरे चल रही होती हैं, इतनी स्लो स्लो माल थोड़ी पहुंचाना है, 70-80 की स्पीड तो पकड़े वो, ठीक है। उसके अलावा आपके रोड्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बेटर होगा उतना कम जाम लगेगा, उतना तेजी से सामान मूव करेगा। देखो होता क्या है, अगर मैं एक सड़क बनाऊं खड्डों से भरी पड़ी है, मेरे जो ट्रक्स चल रहे हैं उन्हें बार बार ब्रेक दबानी पड़ रही है, उनकी तेल भी ज्यादा खर्च होगा। फिर अगर तेल ज्यादा खर्च होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो अपने आप बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की अगर कॉस्ट बढ़ गई तो मार्केट में जो सामान बिक रहा है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जुड़ के ही आती है, वो तो अपने आप महंगा हो जाएगा। पर अगर इंडिया के अंदर स्मूथ ट्रांसपोर्ट तैयार हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने आप गिर जाएगी ना, तो हमारी चीजें इंडिया के अंदर भी कंपैरेटिवली सस्ती हो सकती हैं, और हम सारी दुनिया को जो एक्सपोर्ट करेंगे हमारे एक्सपोर्ट भी सस्ते हो सकते हैं। यही विजन के साथ शुरू किया गया है गति शक्ति। ये 100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है, जहां पे हमारी कोशिश है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे देखो आपके ना अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इसके अंडर बस कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे एक प्रोजेक्ट है भारतमाला। भारतमाला क्या है कि जितनी भी आपकी लैंड फ्रंटियर स्टेट्स है ना, लैंड फ्रंटियर स्टेट्स का मतलब है जिन्हें कोई मतलब जिन्हें कोई फॉरेन बॉर्डर लगती है। जैसे यहां पे देखोगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जितने भी लैंड एरिया हो गया, इंडिया की सारी बॉर्डर एरिया पड़ गए ना, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लग गई, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी जगहों पे बॉर्डर लग गई ना। ये जितनी भी बॉर्डर टच करने वाले एरियाज है ना, हमारी क्या कोशिश है, यहाँ पे जितने भी नेशनल हाईवेज हैं इन्हें कम से कम 4 लेन बना दिया जाए। एक तो देखो हमारे डिफेंस का बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर कभी भी आर्मी को मूव करना पड़ा, ठीक है, तो हमारे पास चौड़ी सड़कें हैं, जल्दी मूव कर सकती है। तो ऐसी चीजें, ब्रिजेस बनाए जाएं जहां जहां पे भी गैप्स हैं, तो सारे बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। एक तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी, कभी मूव करना पड़े आसानी से मूव कर पाएंगे, प्लस जो लोग बॉर्डर एरिया पे रह रहे हैं ना, वो अपने आप को कनेक्टेड पाएंगे बाकी सारे देश से, उनका ट्रैवल करना भी आसान हो जाएगा। प्लस अगर वो कोई सामान बाकी इंडिया में बेचना चाहते हैं, वो बिना किसी हिचकिचाहट के बेच पाएंगे, तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। जैसे जैसे मतलब एक एग्जांपल लगा लो, इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं होती। जैसे आज से 10 साल पहले अगर कोई लद्दाख जाता था ना, वो एक अपने आप में चैलेंज था, क्योंकि टूटी सड़कें, सड़कों के बीच में ही, अभी भी कई जगहों पे हैं, सड़कों के बीच में ही झरने चल रहे होते हैं,
उन झरनों के बीच में से अपनी आपको कार या बाइक वो निकालनी पड़ेगी और वो स्लिप करती हैं। तो ये एक टाइम पे लद्दाख जाना बहुत बड़ा चैलेंज था, पर आज श्रीनगर की तरफ से लद्दाख जाना स्मूथ रोड है। तभी क्या कहते हैं, हर साल लद्दाख का टूरिज्म बढ़ता ही जा रहा है। हर साल लद्दाख का टूरिज्म ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल हो जाता है। क्यों? अब जाना आसान हो गया, तो उस एरिया को हर कोई देखना चाहता है, तो हर कोई ट्रैवल करना भी शुरू कर गया। ठीक है, तो अब लद्दाख के अंदर जिन लोगों ने अपने होटल्स बना लिए हैं, अपने घरों पे ही होम स्टे बना लिए हैं, या वहां पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट ढाबे चला रहे हैं, उनकी तो कमाई अपने आप बढ़ गई ना। तो इस तरीके से बॉर्डर पे रह रहे हैं वो, पर उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो क्रिएट होगी ना, वो पहले से ज्यादा बेटर कमा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये जो नए आपके टनल्स बना दिए हैं, जो नई सड़कें बना रहे हैं, उसके कारण उनकी ग्रोथ अपने आप बढ़ेगी। ये हमारी कोशिश है पूरी उसमें। ठीक है, वैसे ही आपकी अगर सदर्न स्टेट्स की बात करें, देखो ये तो सारी नॉर्थ हो गया। साउथ में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं सागरमाला। सागरमाला क्या कर रहे हैं कि जितने भी आपके बंदरगाह के शहर हैं ना, जहां पे भी पोर्ट बने हुए हैं, हम पोर्ट्स तक रेलवे कनेक्ट कर दें, रेल रोड कनेक्टिविटी बनाएं, और इस तरीके से इन जो बिल्कुल ही जहां पे टाउन्स बने हुए हैं ना, जहां से पोर्ट बने हुए हैं, उन शहरों को इस तरीके से प्रमोट करें कि यहां से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने शुरू हो, यहां पे ऐसी इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो जो एक्सपोर्ट फोकस नहीं हो, सारा सामान बाहर भेजने पे मेन फोकस हो उनका। इंडिया के अंदर तो बाकी इंडस्ट्रीज भी बेच लेगी, इनका मेन फोकस ये हो कि इंडिया से बाहर कैसे सामान बेचना। ठीक है, बिल्कुल पोर्ट पे लोकेटेड है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी खत्म है। इस कारण हम इनके लिए सागरमाला का प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि और पोर्ट्स बनाए जाएं, जो पोर्ट्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन्हें मॉडिफाई किया जाए, इंप्रूव किया जाए, रेलवेज इनके साथ जोड़ी जा सके, जो दूर दूर से सामान लेके आ सके, और रेल रोड कनेक्टिविटी लोकल के लिए। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही वाटरवेज भी क्रिएट किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। देखो वाटरवेज क्या होता है, हम ना धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर ना एक प्रोजेक्ट है जिसके चलते हुए इंडिया की हमने सारी नदियां, जो रिवर्स है ना, इन्हें आपस में जोड़ देना है। कैनाल्स बना बना के हम इंडिया की सारी नदियों को जोड़ देना चाहते हैं। ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, पर अगर ये बन गया, इसका ये सिग्निफिकेंस लगा लो कि जैसे आज हम नेशनल हाईवे से ट्रैवल करते हैं ना, आने वाले टाइम पे हमारे पास ये ऑप्शन होगा नेशनल वाटरवेज, पानी से भी तुम ट्रैवल कर सकते हो। एक तो ये बेनिफिट है, और पानी का ट्रैवल हमेशा सबसे सस्ता पड़ता है। तो सामान भेजना, देखो हर चीज इकोनॉमी फोकस्ड है, सबसे सस्ता अगर सामान भेजना है वो पानी से है। तो अगर मैंने कैनाल से सारे इंडिया को जोड़ दिया, तो मैं कोई भी सामान आपके यूपी से लेके तमिलनाडु तक पानी के थ्रू ही भेज दूंगा, नदियों के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू सारा सामान भेज दूंगा। ठीक है, नदियों का अपना फ्लो होगा, तो वहां पे इंजन की ऑब्वियसली स्पीड कम लगती है, तो तेल बचता है, आराम से आपकी सारी की सारी चीजें चलती रहती है। बस बनाने में खर्चा बहुत है, तो ये प्रोजेक्ट बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। इंडिया की अभी टोटल जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो अभी बहुत साल लगेंगे। दूसरा ये बेनिफिट ये करेगा, देखो इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, हमारे ना एक टाइम पे इंडिया के अंदर दो चीजें अक्कर हो रही होती हैं। वो ये है कि जैसे कई बार आपके ईस्ट साइड पे, इंडिया की ईस्ट साइड पे ना फ्लड आए पड़े होते हैं, वहीं पे सेंट्रल इंडिया में बिल्कुल ही ड्रॉट आए पड़े होते हैं। एक साइड पे बारिश सबसे ज्यादा हो रही है मानसून में, तो साइड पे मानसून आ ही नहीं रहा। हम क्या कर सकते हैं, अगर कैनाल्स बन गए जहां पे फ्लडिंग हो रही है, वहां से सारा पानी खींच के हम वहां पे ले आएंगे जहां पे आपके पानी की जरूरत है, तो इंडिया के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। हर किसी को पानी की अवेलेबिलिटी जो आने वाला टाइम में जिसकी कमी पड़ेगी, वो आराम से पूरी हो सकती है अगर हम इस प्रोजेक्ट को बना लें। तो ऐसे आपके बहुत सारी स्कीमें हैं। फिर उड़ान, आपके छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, छोटे से प्लेन्स यहाँ से देखो, जो आजकल आपके जैसे धर्मशाला का एयरपोर्ट हो गया, शिमला का एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, ऐसे जो छोटे छोटे शहर है जहां पे कोई मेजर फ्लाइट्स नहीं जाती, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना छोटे साइज के एयरप्लेन्स, 25 सीटर 30 सीटर जो प्लेन्स हैं, ये यूज करके हमारी कोशिश है एयर से इन टाउन्स को कनेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स अवेलेबल है, उन एयरपोर्ट्स को हम मॉडिफाई करके इतना को कैपेबल बना रहे हैं कि यहाँ से कोई भी फ्लाइट पकड़ सके और कहीं पे भी लैंड कर सके।
मतलब दिखने को यहाँ के एयरपोर्ट्स अगर तुम देखोगे बस स्टैंड जैसे दिखते हैं, ठीक है, पर वो नहीं है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो एयरपोर्ट का सब कुछ हो। बस सिंपल एंट्री है, एक सिंगल सा जितना को कमरा, बस इतना को गेटवे है, बस तुम सीधा रनवे पे हो, ठीक है। तो पर मेन रनवे ही होता है एक एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो बस बने हुए हैं, बस उसके फैसिलिटी यूज कर सके। तो अगर इंडिया की गति शक्ति, तो इंडिया के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो इंडिया की इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी, इसके ऊपर सरकार का मेन फोकस है। क्लियर है? कोई भी डाउट किसी भी टाइप का? ये थे आपके सारे करंट अफेयर्स।